हाय एवरीवन, सभी का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 17 जुलाई की क्लास में एक एडिटोरियल लेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया से। सिटीज़ इन अ शैम्बल्स इसका टाइटल है। थोड़ा अजीब सा ना टाइटल भी देखने में। तो ये जो अजीब से वर्ड्स आप देख रहे हैं और ग्रामर देख रहे हैं, इसी के चक्कर में इस आर्टिकल को लिया गया है। बहुत प्यारा लिखा हुआ है और लर्निंग लेसन से भरपूर है। शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्लास को मन से लो, ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को, हर एस्पेक्ट को साथ में लेके चलो। सॉल्यूशंस इस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। जो आपको सिखाया जाए इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास आपको रेगुलरली शाम को 6 साढ़े 6 बजे मिलती है। कह रहे सिटीज़ इन अ शैम्बल्स। देखिए, सिटीज़ का मतलब होता है शहर, और शैम्बल्स जो वर्ड है ना इंग्लिश में, शैम्बल्स, इस वर्ड का मतलब होता है अफरा तफरी, अराजकता, केओस, पेंडेमोनियम। समझते हैं ना इन सभी वर्ड्स को। कह रहे जी हमारे जो शहर हैं वो अफरा तफरी में है, अराजकता में है। कहने को तो मुंबई बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बेंगलोर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जब आप इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे इतने ही बड़े शहरों से दूसरी कंट्रीज़ में, तो आपको हमारे शहर जो है शैम्बल्स में दिखाई देंगे। चलिए, अब ऐसा क्यों है आगे देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से। शैम्बल वर्ड को नोट कर लेना। डिसऑर्डर, एनार्की, डिसअरे, पेंडेमोनियम, अपहेवल, सभी वर्ड से अराजकता को, अफरा तफरी को बताया जाता है। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, अभी इस पे अपने लौट के आएंगे। पहले आगे चलो। कह रहे द स्टेट ऑफ इंडियन सिटीज़ इज़ टोटली इनकॉन्ग्रुएंट विद द साइज ऑफ आवर इकॉनमी एंड इट्स प्रॉस्पेक्ट्स। कह रहे जो स्टेट है, जो अवस्था है। स्टेट वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, दो मीनिंग रखता है। पहला मीनिंग है स्टेट यानी अवस्था, इसको आप बोल सकते हैं कंडीशन। और दूसरा स्टेट का मतलब होता है राज्य, जिसका मतलब होता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इंडियन स्टेट मतलब भारत का राज्य है। कोई भी देश की, कंट्री की, किसी भी जो है एरिया की गवर्नमेंट को बोलते हैं स्टेट। कह रहे जी जो स्टेट है, जो कंडीशन है भारत की सिटीज़ की, वो टोटली इनकॉन्ग्रुएंट है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो आपस में मेल ना खाएं। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब मिसमैच्ड हों, कॉन्ट्राडिक्टरी हों, इनकम्पैटिबल हों। कहने को तो सिटी बहुत बड़ी हो, लेकिन जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जाओ तो पता लगे कि 5 मिनट में पानी भर जाता है पूरे शहर में। कह रहा है ऐसी जो स्टेट है ना इंडियन सिटीज़ की, वो टोटली मिसमैच्ड है, इनकॉन्ग्रुएंट है साइज़ के साथ में, हमारी इकॉनमी के, हमारी अर्थव्यवस्था के, और इसके प्रॉस्पेक्ट्स के साथ में, जो इकॉनमी की संभावनाएं हैं आगे जा कर के। हमारे प्रॉस्पेक्ट इकॉनमी की यही है कि 2070 के आसपास हम यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे इकॉनमी के मामले में, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएंगे। आज भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, लेकिन इंडियन सिटी की स्टेट्स आप जो देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। स्टेट आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, सुसंगत ना होना, चीज़ों का मिसमैच्ड होना, कॉन्ट्राडिक्टरी होना। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी हो, बहुत रिच पर्सन हो, लेकिन आप उसे कपड़े देखें वो फटे हुए हों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ये आदमी का जो पहनावा है बहुत इनकॉन्ग्रुएंट है इसकी इकोनॉमिक स्टेट से। कहने को तो बड़ा अमीर है लेकिन कपड़े इसके फटे हुए हैं। वैसे ही सिटीज़, कहने को तो मान लो दुनिया में, एशिया के अंदर सेंटर बनी हुई हैं, हब बनी हुई हैं बिजनेस एक्टिविटी का, मुंबई जैसी सिटीज़, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो इनकॉन्ग्रुएंट है अपने स्टेटस के साथ। चलिए, प्रॉस्पेक्ट यानी संभावना को बोलते हैं, लाइक्लीहुड को बोलते हैं। अब जल्दी से अपने आर्टिकल पे इस ग्रामर क्विज पे आएंगे, ग्रामर कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ये जो शैम्बल्स वर्ड आप देख रहे हैं, इसके आगे आपने अ लगा रखा है और पीछे एस आ रहा है। आपने जनरली यही सीखा है कि जो भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके आगे अ आर्टिकल नहीं आ सकता। भाई कभी आपने देखा है एन फिर आगे लिखा हो एप्पल्स? एप्पल्स, एप्पल्स के साथ में एन नहीं आएगा, एप्पल्स तो वैसे ही प्लूरल है। तो ये कौन सा वर्ड है, अजीब सा वर्ड, जो अपने आगे ए को ले रहा है, आ को ले रहा है एस के साथ में? तो इस वर्ड को आपको सीखना है। ये सारे वर्ड्स आपको दिखा देते हैं ऐसे नाउन्स जो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं। इनके पीछे वाले एस पे मत जाएं, इनकी मासूमियत पे मत जाएं। ये एस लगाने के बावजूद भी सिंगुलर ही रहेंगे। कौन कौन से नाउन्स हैं सारे, ये आपके सामने लिस्ट है। सबसे पहले ये वाली बीमारियाँ, एड्स, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज़, पीछे एस लगा हुआ है लेकिन बीमारियाँ तो सिंगुलर है। डायबिटीज़ का मतलब है मधुमेह,
रिकेट्स भी बीमारी है, मम्स भी बीमारी है, एड्स का मतलब आप जानते ही हैं, है ना। तो इनके एस से आप धोखा ना खाएं, ये सिंगुलर बीमारियां ही हैं, बस पीछे एस को लेकर के आती हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस जो है साइंस के सब्जेक्ट हैं। फिर सोशल स्टडीज़ आ गया, थर्मोडाइनमिक्स आ गया, और भी हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप सिंगुलर ही रखेंगे। मैथमेटिक्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर दो गेम्स हैं, बिलियर्ड्स एंड ड्रॉट्स। अब ये पीछे एस लगने पे ये मत समझ लेना ये कोई प्लूरल गेम है, सिंगुलर गेम ही है ये। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कैरम है, वैसे ही बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स हैं, इनके पीछे के एस पे आपको धोखा नहीं खाना है। सिंगुलर वर्ब देनी है, इन कहने का मतलब है इन सभी वर्ड्स को। फिर दो तीन वर्ड्स मैंने वैसे बता दिए आपको, शैम्बल्स और मीन्स। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, इसके आगे अ लगता है। मीन्स का मतलब होता है तरीका या उपाय, इसके आगे भी अ या एन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, दो तीन आपको स्पेशल नाउन्स मिलेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में एस लिए हुए घूमते हैं। सीरीज, वेयरअबाउट्स और स्पीसीज। सीरीज का मतलब है श्रृंखला, वेयरअबाउट्स का मतलब है अता पता, स्पीसीज का मतलब है प्रजाति। अगर ये सिंगुलर रोल में होंगे सेंटेंस के अंदर तो ये अपनी वर्ब सिंगुलर ले लेंगे, अगर ये प्लूरल रोल में होंगे तो वर्ब अपनी प्लूरल ले लेंगे, लेकिन पीछे का एस इनका कायम रहेगा चाहे ये सिंगुलर भी हों। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन सभी नाउन्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में बताता हूँ, टेक्निकली कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ह्यूमन स्पीसीज हैज़ हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। इंसान की प्रजाति के पास सबसे ज़्यादा लेवल है कॉग्निजेंस का और एप्टीट्यूड का। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग। तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग और अवेयरनेस जो है इंसान की प्रजाति के पास मिलेगी। अब ये स्पीसीज जो वर्ड है, क्या इसको देख करके मुझे वर्ब चूज़ करनी चाहिए क्या? नहीं, ये स्पीसीज वर्ड का तो कुछ है ही नहीं सिस्टम। ये ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहा है तो एक स्पीसीज की बात कर रहा है, और अगर चाहे तो ये एक से ज़्यादा स्पीसीज की बात भी कर लेता है। तो ये जो ह्यूमन स्पीसीज है इस पूरे को देख करके मुझे वर्ब देनी पड़ेगी, जो कि आने वाली है इस केस में सिंगुलर। इंसान की प्रजाति की बात हो रही है तो हैज़ से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस बना दूं, मैनी एनिमल स्पीसीज हैज़ या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बहुत सारी जानवरों की प्रजातियों के पास एबिलिटी होती है, ताकत होती है सोचने की और तर्क लगाने की, रीजनिंग की, है ना, रीजन करने की। इस केस में स्पीसीज जो है एनिमल स्पीसीज के साथ लगा है और मैनी के साथ लगा है, ये प्लूरल वर्ड बनेगा और इसकी वर्ब होगी प्लूरल। अब देखो, जिसके कन्फ्यूजन बैठेगी वो यही बैठेगी, सर यहाँ स्पीसीज के आपने सिंगुलर लगाई थी, यहाँ प्लूरल लगा दी। बस यही कॉन्सेप्ट तो आपको बता रहे हैं। ये जो लास्ट वाले जो मैंने बताए हैं ना तीन नाउन्स, ये ऐसे हैं जो प्लूरल और सिंगुलर में सेम रहते हैं। इनके पीछे का एस आप सिंगुलर में भी देखोगे वर्ब सिंगुलर लगी होगी, प्लूरल के अंदर भी एस लगा होगा और वर्ब प्लूरल लगी होगी। बाकी के तो ये सब सिंगुलर ही हैं ऊपर वाले। जैसे द गवर्नमेंट्स यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल या शैम्बल्स। सरकारें इस्तेमाल करती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक उपाय या मीन्स के तौर पे, ताकि स्टेबिलिटी को लाया जा सके, स्थिरता को लाया जा सके, जब उनकी इकॉनमियाँ, उनकी अर्थव्यवस्थाएं शैम्बल में होती हैं, शैम्बल्स में होती हैं। अगर आप इस अ को देखें और सोचें कि मैं तो सिंगुलर लगा के आऊँगा तो गलत हो जाएगा मामला। मीन्स नाम का वर्ड अंग्रेजी में अ मीन्स ऐसे ही चलता है, इसका मतलब होता है कोई उपाय। और अफरा तफरी के लिए शैम्बल नहीं शैम्बल्स नाम का वर्ड आता है, यहाँ भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। समझ गए? हर डायबिटीज़ हैज़ या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज। उसकी डायबिटीज़ एक मुश्किल फेज़ में घुस चुकी है, डेंजरस फेज़ में एंटर कर चुकी है। डायबिटीज़ एक बीमारी है, पीछे के एस को देख करके धोखा ना खाएं, यहाँ पे लिखेंगे हैज़। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया डिटेल में। अब आ जाओ इसके वोकैब पे आर्टिकल की, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। सारे बड़े और मोटे वर्ड्स आपको एक साथ ही करवा देंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें, और उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है।
चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की, सिटीज़ इन अ शैम्बल्स की। इस शीट को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको पिछले दिनों की भी सारी वोकैब मिल जाएगी अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ द क्लास। वोकैब देखो, क्लास के लिंक से क्लास को भी प्ले कर सकते हो। चलिए आज की वोकैब क्या कहती है। इनकॉन्ग्रुअस से लेकर के केओस तक 5 वर्ड्स हैं अपने पास। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको। इनकॉन्ग्रुअस या इनकॉन्ग्रुएंट मैंने आपको बता दिया, जो आउट ऑफ प्लेस हो, असंगत हो, इनकम्पैटिबल हो। जैसे बहुत रिच आदमी लेकिन फटे हुए कपड़े, आपस में इनकॉन्ग्रुअस हैं। वैसे ही अ ह्यूज शॉपिंग मॉल इन द मिडल ऑफ अ विलेज लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस। एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल गांव के बीचों बीच बहुत ही इनकॉन्ग्रुअस या आउट ऑफ प्लेस दिखाई देता था, या इनकॉन्ग्रुएंट। देखो ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं, इनकॉन्ग्रुअस एंड इनकॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे। अनफिटिंग बोलेंगे, मिसप्लेस्ड बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, जो चीज़ बेमेल हो, जिसका कोई कनेक्शन ना बैठे दूसरी के साथ। बेमेल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देख ही चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना रॉबस्ट। कौन सा वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी। ऐसी चीज़ जो टफ हो, पावरफुल हो, वेल बिल्ट हो, वेल बिल्ट हो। थैंक्स टू अ रॉबस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंडियन इकोनॉमी मैनेज टू विदस्टैंड मेजर इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफ द पास्ट। थैंक्स टू का मतलब होता है की वजह से या बिकॉज ऑफ। कह रहे जी बिकॉज ऑफ यानी की वजह से एक मजबूत फाइनेंशियल इकोसिस्टम के भारत की इकॉनमी ने मैनेज किया कि वो विद स्टैंड करे, सामना करे, अच्छे से झेल सके बड़े बड़े आर्थिक रिसेशंस को, मंदियों को, जो पास्ट में आ चुकी हैं। तो ये वर्ड रॉबस्ट यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेनेंस। सस्टेनेंस हर वो चीज़ है जो आपको सस्टेन करने में मदद करे, और सस्टेन करना यानी जीवित रहना, बने रहना। तो सस्टेनेंस क्या होगा, सस्टेनेंस होगा आपका काम, धंधा, व्यापार, ब्रेड एंड बटर। अगर आप जो भी चीज़ करते हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, व्यापार करते हो, ये आपका सस्टेनेंस कहलाएगा। इसको सपोर्ट या सबसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और व्यापार के लिए, आपके रोजगार के लिए ऑक्यूपेशन नाम का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। फिशिंग इज़ द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। मछली पकड़ना सबसे मुख्य व्यापार है, धंधा है, सस्टेनेंस है, ऑक्यूपेशन या लाइवलीहुड है उन लोगों का जो समंदर के किनारों के आसपास रहते हैं, सी शोर्स के जो है नियर बाय रहते हैं। तो ये वर्ड आप आज जो है आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है रेजिलियंस। ये एक वन वर्ड है। रेजिलियंस है योर एबिलिटी टू बाउंस बैक। गिर करके खड़ा होने की ताकत ही रेजिलियंस कहलाती है। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस ने, गिर के खड़े होने की ताकत ने, जुझारूपने ने हेल्प किया हमें, मदद की हमें कि हम कोप विद करें, निपट सकें 2009 के रिसेशन से। चलिए, रेजिलियंस नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपना केओस। इसको चाओस मत बोलना, पुराने बच्चों को पता है, नयों को बता रहा हूँ मैं। चाओस नहीं है ये, केओस है, केओस। और केओस का मतलब होता है जी डिसऑर्डर, एनार्की, अराजकता या अफरा तफरी। लॉलेसनेस को बोलते हैं केओस। सभी इसके सिनोनिम्स हैं। शैम्बल्स भी इसका सिनोनिम है, जिसके आगे हमेशा अ लगता है, अ शैम्बल्स। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देख चुके हैं। अपहिवल, हैवक, टर्मोइल, पेंडेमोनियम, सब अच्छे अच्छे इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया काबुल पे, तो एक एटमॉस्फेयर था केओस का, अराजकता का, शैम्बल्स का, वहाँ की सड़कों पे, ऑन द स्ट्रीट्स। चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है, पता लगे। देखिए समरी ये है, भारत की जो मेगा सिटीज़ हैं जहाँ से हमारी इकॉनमी चलती है, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, ये मेगा सिटीज़ इकोनॉमिकली मजबूत होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उतनी मजबूत नहीं है। जब आप इनको दूसरी एशियन सिटीज़ से कंपेयर करते हैं, जैसे कि कुआलालंपुर से मलेशिया में, जैसे कि सियोल से साउथ कोरिया में, जैसे कि शंघाई या बीजिंग से चाइना में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी देश की इकॉनमी तो बड़ी होती जा रही है, लेकिन हमारे देश के नेता बाबू जो हैं वो समझदार नहीं हैं। आज भी हमारी सिटीज़ की अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी नहीं है, किसी को कुछ लेना नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल यही बता रहा है कि जब तक आप इनोवेटिव तरीके से सिटी प्लानिंग नहीं करोगे, अर्बन प्लानिंग नहीं करोगे, तब तक यही बेमेल साथ जो है कॉम्बिनेशन बना रहेगा। बड़ी बड़ी सिटीज़
कहने को बड़े बड़े नाम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि 10 15 20 मिनट आधे घंटे की बारिश में पानी भर जाए, छोटे से अर्थक्वेक में बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाएं। चलिए, आज की टोन एनालाइज कर रहा है इस पूरे इशू को। शुरू करें आर्टिकल को। छोटा सा आर्टिकल है, कह रहा है जी फेब्रुअरीज अर्थक्वेक टुक अ टेरिबल टोल इन टर्की एंड सीरिया, कॉमा, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शंस एंड करप्ट ओवरसाइट। कह रहा है जी फरवरी का जो अर्थक्वेक था उसने टेक किया है एक टेरिबल टोल को, उसने ले लिया है बहुत बड़े नुकसान को। टेक अ टोल का मतलब होता है जी बहुत बड़ा नुकसान करना, एडवर्स इफेक्ट को डालना। तो फरवरी का जो भूकंप था उसने बहुत ही खराब इफेक्ट डाला है टर्की और सीरिया में। और क्यों डाला है? कह रहा है नॉट लीस्ट। नॉट लीस्ट वर्ड का फ्रेज का अंग्रेजी मतलब होता है खास करके। कह रहा है जी खास करके, स्पेशली या नॉट लीस्ट, इस वजह से, बिकॉज ऑफ, और जो कि है सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शंस, पुअर कंस्ट्रक्शन। सब स्टैंडर्ड मतलब जो इन्फीरियर है, जो स्टैंडर्ड से नीचे है। तो पुअर कंस्ट्रक्शन और करप्ट ओवरसाइट की वजह से, करप्शन भरी निगरानी की वजह से, मॉनिटरिंग की वजह से। तो टर्की सीरिया में अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं होता होगा, वहाँ के नेता अफसर बाबू बड़े करप्ट होंगे, बिल्डिंग्स को ढंग से बनाने नहीं देते होंगे, या बनती होंगी तो उन बिल्डिंग्स को सुपरवाइज नहीं करते होंगे। इस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान टर्की और सीरिया को हुआ अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक इज योर सब्जेक्ट। टुक इसकी वर्ब है, टेक अ टोल एक फ्रेज है, मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ पे एडवर्स इफेक्ट डालना, नुकसान करवाना। नॉट लीस्ट ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है स्पेशली, यानी कि खास करके। सब स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड से नीचे हो, जो इनएडिक्वेट या इन्फीरियर हो, जो कमतर हो, शैबी हो या फॉल्टी हो। ओवरसाइट का मतलब होता है मॉनिटरिंग या निगरानी, इसको सुपरविजन भी बोलते हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ? कह रहे जी आगे ये हुआ, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट चिली फेस्ड द 6th लार्जेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन 2010 एंड फेयर्ड सिग्निफिकेंटली बेटर ड्यू टू इट्स रॉबस्ट बिल्डिंग कोड्स। कह रहा है जी इसके बिल्कुल उल्टे कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल उल्टा, और स्टार्क का मतलब होता है एकदम साफ साफ तरीके पे से। कह रहा है बिल्कुल साफ तरीके से, इससे बिल्कुल उल्टा चिली ने फेस किया 6वें सबसे बड़े रिकॉर्डेड अर्थक्वेक को सन 2010 में। लेकिन फिर भी इसने फेयर किया, फिर भी इसने परफॉर्म किया बहुत बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर। और किस वजह से? अपनी रोबस्ट बिल्डिंग कोड्स की वजह से, अपने मजबूत बिल्डिंग बनाने के तरीकों की वजह से। तो यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ। लेकिन दुनिया का सबसे 6वां सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक चिली में आया 2010 में, वहाँ नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि चिली में बिल्डिंग बनाने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। चिली आपका सब्जेक्ट है, इसकी दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है फेस्ड, दूसरी वर्ब है फेयर्ड। फेयर का मतलब होता है परफॉर्म करना। ये चिली का मतलब समझ रहे हो ना, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील, और उस साइड जो आप जाओगे मैक्सिको की साइड में, वहाँ पे आपको अर्जेंटीना के आसपास कहीं मिलेगा चिली। चलिए, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। कह रहा है द फेट ऑफ सिटीज इन चैलेंजिंग कंडीशंस हिंजेस ऑन व्हाट दे डू ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रिलेटिव काम। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहे जो नसीब होता है ना इन सिटीज़ का, जो फेट होता है ना, फेट का मतलब नसीब, और कब? चैलेंजिंग कंडीशंस में, ख़राब कंडीशंस में, चुनौती भरे अवसर जो है हालातों में। कह रहे ये नसीब जो है हिंज ऑन करता है, डिपेंड ऑन करता है, रिलाई ऑन करता है, और किस चीज़ पे? उस चीज़ पे वट जिसको वो करती हैं सिटीज़ टाइम में, उस वक्त में जो है रिलेटिव काम का, तुलनात्मक तौर पे शांति का। आई बात समझ में? तो इनका नसीब जो है ना, वो यही बताता है कि नसीब कि आपने शांत वक्त में क्या किया था। जब भूकंप नहीं आया था तब कैसी बिल्डिंग बनाई थी, तो जब आपने अच्छी बिल्डिंग बनाई होगी तो चैलेंजिंग टाइम्स में आपका जो है फेट अच्छा निकलेगा, नहीं तो आपका फेट खराब निकलेगा। फेट यानी नसीब, इसकी वर्ब है हिंज, हिंजिस, रिलाइज, डिपेंड्स, तीनों ही लगा सकते थे आप, और ऑन लगती है इन तीनों के साथ में, है ना, फिक्स प्रपोजिशन है। दे की वर्ब है डू, दे आया है सिटीज़ के लिए, व्हाट दे डू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलेटिव काम। काम का मतलब होता है जी शांति। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब बात करेगा इंडिया की। चिली विली तो इसने बता दिया आपको, है ना, उरुग्वे, चिली का, टर्की का, सीरिया का। कह रहे जी रिग्रेटिवली इंडिया टेंड्स टू मेक एन अडो अबाउट एवरी रेनफॉल एंड हीट वेव इवन विदाउट फेसिंग ट्रूली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स। कह रहे जी रिग्रेटिवली अगर बताया जाए आपको, अनफॉर्चुनेटली बताया जाए, तो इंडिया की आदत है, इंडिया टेंड्स टू करता है, टेंड्स टू मतलब किसी काम को करने की आदत होना। तो इंडिया की आदत है कि हम मेक एन अडो करते हैं। अडो का मतलब होता है जी कमोशन, स्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे कोई बात का बतंगड़ सा बनाते हो ना आप, उसको बोलते हैं अडो।
बात छोटी हो लेकिन बड़ी करके बता दी हो, स्टॉर्म इन ए टी कप, है ना, राई का पहाड़ बनाना। तो भारत जो है वो मेक एंड अडो करता है, बड़ा बना के बताता है, बतंगड़ बना के दिखाता है भारत में लोग आपको। और किस बारे में? हर रेनफॉल के बारे में और हर हीट वेव के बारे में। और ये कब होता है? ये तब होता है बिना फेस किए किसी सही मायनों में ट्रूली एक्सट्रीम वेदर इवेंट को या नेचुरल डिजास्टर्स को। इतनी बरसात तो हर देश में हो रही है, इतनी गर्मी हर देश में पड़ रही है, लेकिन भारत में आपको इन चीज़ों की बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलेगी, अरे इतनी बारिश हो गई, इतनी गर्मी पड़ गई। ये बहुत रिग्रेटेबल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये जो नॉर्मल वेदर इवेंट्स हैं, नेचुरल डिजास्टर जिसमें नहीं भी पड़े हुए, उनको भी हम बहुत बतंगड़ बना के बताते हैं। इंडिया की वर्ब है टेंट्स टू, ठीक है, टेंट्स प्लस में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म टू इन्फिनिटिव बना हुआ है यहाँ पे, ये आपकी आदत को बताता है। रिग्रेटिवली मतलब अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं इसको। मेक एंड अडो आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एफिकेसी ऑफ चेन्नईस डिसिल्टिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स विल बी पुट टू द टेस्ट ड्यूरिंग द अपकमिंग मानसून, स्पेशली कंसिडरिंग दिल्लीज डिसमल फेलियर इन दिस रिगार्ड। कह रहे जो एफिकेसी है, जो असरदार होने की क्वालिटी है, और किसकी? चेन्नई की डिसिल्टिंग होने को, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वो ड्रेन्स हैं, वो नाले हैं जहाँ से बरसात का पानी या तूफान में आने वाला पानी निकाला जा सके, शहर में पानी जमा ना हो। और डिसिल्टिंग का मतलब होता है इनको, इनकी सिल्ट का हट जाना, या यूँ समझ लो इन ड्रेन्स का जो है काम ही ना करना बरसात के वक्त। डिसिल्टिंग के बाद में ये ब्लॉक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, पानी जा नहीं सकेगा इनमें। कह रहे जो एफिकेसी है चेन्नई के डिसिल्टिंग होने की, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, वो भी पुट की जाएगी टेस्ट को, उसका भी इम्तिहान होगा। और कब? आने वाले मानसून के दौरान, ड्यूरिंग द अपकमिंग मानसून। और कह रहे कब? खास करके कंसीडर करते हुए, स्पेशली कंसीडरिंग दिल्ली की डिसमल या पुअर फेलियर को, इस रिगार्ड में, इस मामले में, इस जो है मैटर में। तो दिल्ली ने तो अच्छा काम नहीं किया, वहाँ डिसिल्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन हो सकता है चेन्नई में हो जाए। होगी या नहीं होगी ये अब आपको मॉनसून के दौरान लाइव देखने को मिलेगा। एफिकेसी की वर्ब है, एफिकेसी की वर्ब है विल बी पुट। व्हेन यू पुट समथिंग टू द टेस्ट, इसका मतलब है आप चीज़ का इम्तिहान ले रहे हैं, उसकी लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। डिसमल का मतलब होता है पुअर, या समझ गए ना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है, फेलियर की तरह रही है इस मामले में। अच्छा, और क्या हुआ? कह रहे जी बेंगलुरु माइट एनकाउंटर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस अगेन इफ द रेन डेफिसिट इन कर्नाटका परसिस्ट। कह रहे और बेंगलोर जो है, वो बेंगलुरु जो है एनकाउंटर कर सकता है पीने के पानी की शॉर्टेज को फिर एक बार अगेन, अगर रेन का जो डेफिसिट है, बरसात का जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है कर्नाटका रीजन में, वो बनी रहती है, परसिस्ट करती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, अर्बन प्रॉब्लम। कर्नाटका में बरसात नहीं हुई, बरसात कम हुई, लोगों को पीने को पानी नहीं है। बेंगलुरु की वर्ब है माइट एनकाउंटर, डेफिसिट की वर्ब है परसिस्ट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, किसी चीज़ का रिमेन करना, ठीक है, कंटिन्यू करना, बने रहना। और क्या हुआ? कह रहे जी और ये हुआ, ईयर आफ्टर ईयर सिटीजन्स विटनेस्ड एक्सपेंडिचर ऑन वेदर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स ओनली टू रीड अबाउट द सेम इशूज रिकरिंग इन द फॉलोइंग सीजन्स। कह रहे जी साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, जो कॉमन सिटीजन है, मैंगो मैन, जिसकी समझ पे अभी भी फेर पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, वो विटनेस करता है एक्सपेंडिचर होते हुए, खर्चा होते हुए सरकारी, वेदर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जिसमें वेदर को मिटिगेट किया जाए। बहुत बारिश आ जाए तो भी पानी जमा ना हो, तो एक प्रोजेक्ट सरकार निकालेगी, उस पर खूब सारा पैसा खर्चेगी। बहुत गर्मी आ जाए फिर भी लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट निकालेगी, खर्चा करेगी। तो साल दर साल आम आदमी जो है मजबूर होकर के देखता रहता है खर्चा होते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे। और क्यों? महज रीड अबाउट करने के लिए, पढ़ने के लिए, इन्हीं इश्यूज़ के बारे में, इनके रिकर होते हुए, फिर से दिखाई देते हुए, फिर से अकर होते हुए आने वाले सीजन्स में, फॉलोइंग सीजन्स में। तो इस साल पढ़ लो इतना खर्चा हुआ, अगले साल जिस चीज़ पे खर्चा हुआ वो चीज़ फिर हो जाएगी। मतलब खर्चा अपनी जगह हो रहा है और बाकी सब अपनी जगह चल रहा है। सिटीजन्स की वर्ब है विटनेस, हम ही लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। रिकर होना, किसी चीज़ का बार बार अकर होना, हैपन होना, टेक प्लेस करना। कह रहे जी सरप्राइजिंगली द फेलियर ऑफ पास इन्वेस्टमेंट्स टू यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स नेवर बिकम्स अ प्रोमिनेंट इलेक्शन इशू। कह रहा है सरप्राइजिंग बात यह है, जो फेलियर है पिछली इन्वेस्टमेंट्स का किसी भी पॉजिटिव रिजल्ट को यील्ड करने में, ला करके देने में, वो कभी नहीं बनता है, नेवर बिकम्स एक बड़ा इलेक्शन का मुद्दा। आम आदमी इस चीज़ को कभी मुद्दा बनाता ही नहीं है
कि मेरी सिटी में पानी क्यों भर जाता है, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम इतना पैसा लगाते भी हो हर साल। ये कभी इलेक्शन का मुद्दा बन ही नहीं पाता। और ये कैसे होता है? पोटेंशली causing more harms to our cities than the actual impacts of heat waves and floods। कह रहा है ये चीज़ जो है ना, शायद ज़्यादा हार्म को कोज कर रही है हमारी सिटीज़ को, बजाय किसके? एक्चुअल इम्पैक्ट के, हीट वेव्स के या फ्लड्स के। तो फ्लड से उतना हार्म नहीं होता जितना हम बार बार फ्लड पे खर्चा करने के बावजूद जब फ्लड हो जाती है, इस चीज़ को देख करके होता है। समझ पा रहे हैं ना बात को? फेलियर्स की वर्ब है बिकम्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बड़ा, हीट वेव मतलब गर्मी के थपेड़े, फ्लड्स का मतलब है जो है डिल्यूज यानी कि बाढ़। अब लास्ट पैराग्राफ में आपको बताएगा ये खर्चा होता कहाँ है ना, ये कहाँ पे सारा पैसा लग रहा है जिसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा आपको तरक्की देखने को नहीं मिल रही है सिटीज़ में। कह रहा है जी, cities play a crucial role in providing sustenance and opportunities that village often cannot। कह रहे सिटीज़ जो है क्रूशल रोल को प्ले करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाती हैं। और किस काम में? प्रोवाइड करने में, सस्टेनेंस को यानी रोजगार को, लाइवलीहुड को, और अपॉर्चुनिटीज़ को यानी कि मौक़ों को, जो कि विलेज अक्सर नहीं कर पाते हैं, गाँवों के पास जितनी क्षमताएँ नहीं होती हैं। सिटीज़ की वर्ब है प्ले, सस्टेनेंस आप देख चुके हैं, आपका ऑक्यूपेशन, आपका लाइवलीहुड, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू सस्टेन इज़ योर सस्टेनेंस, आपका रोजगार ही आपका सस्टेनेंस है। विलेजेस की वर्ब है कैन नॉट। चलिए, कह रहा जी देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड एडवर्सिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्हांस थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग एंड गवर्नेंस। कह रहे इनकी जो एबिलिटी है सिटीज़ की विदस्टैंड करने की, सामना करने की खराब हालातों का, एडवर्सिटी का, कह रहा है ये बहुत अच्छे से इन्हांस की जा सकती है अच्छी प्लानिंग और गवर्नेंस के जरिए, अच्छी योजना और प्रशासन के जरिए। एबिलिटी की वर्ब है कैन बी इन्हांस्ड पैसिव वॉइस में। एडवर्सिटी मतलब मुश्किल हालात, चैलेंजिंग कंडीशंस। विदस्टैंड करना, किसी चीज़ को झेलना, किसी चीज़ को बेयर या एंड्योर करना, है ना। चलिए आगे कह रहा है नोवेयर इज दिस मोर एविडेंट देन इन एशिया वेयर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मेगा सिटीज ईच विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 मिलियन आर लोकेटेड। कह रहे जी ये जो चीज़ है ना, नोवेयर, कहीं भी और नहीं, ये चीज़ इज़ दिस और ज़्यादा है एविडेंट, और ज़्यादा है क्लियर या अपरेंट। एविडेंट मतलब जाहिर, बजाय एशिया के, बजाय समझ गए ना, एशियन रीजन के। कह रहे जहाँ पे 2/3 जो हैं दुनिया की, वर्ल्ड की मेगा सिटीज़ जो हैं, और हर वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन है एक्सीड करती है 10 मिलियन से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा। कह रहे जहाँ पे दुनिया की 2/3 जो हैं मेगा सिटीज़ लोकेटेड हैं, स्थित हैं। आया सेंटेंस समझ में? दिस की वर्ब है इज, नोवेयर इज दिस मोर एविडेंट। 2/3 की वर्ब है आर। 2/3 लिखा हुआ है, आगे 2 लगा हुआ है, इसलिए पीछे एस लगाना पड़ा। अगर 1 लिखा होता तो पीछे एस नहीं आता, है ना। चलिए अब ये सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। आर्टिकल पूरा कर ले पहले फ्लो में, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे, नोवेयर के बाद में इन्वर्जन क्यों करवाया गया है। आगे कह रहा है जी 2 एशियन सिटीज़ सियोल एंड कुआलालंपुर हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड innovation in urban development and the cities, Indian cities undoubtedly deserve similar progress। कह रहे 2 सिटीज़ हैं भी, सियोल और कुआलालंपुर, साउथ कोरिया में और मलेशिया में, जिन्होंने दिखाया है इनोवेशन को, नई सोच को अर्बन डेवलपमेंट में, सिटीज़ के विकास में। और भारत के जो शहर भी हैं बिना किसी डाउट के डिज़र्व करते हैं इसी प्रकार की प्रोग्रेस को। 2 सिटीज़ की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेटेड, हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड। सिटीज़ की वर्ब है इंडियन सिटीज़ की डिज़र्व। डिज़र्व करना यानी किसी चीज़ के लायक होना, काबिल होना। हम भी तो काबिल है ना, हमें भी ऐसी प्रोग्रेस मिले जैसी कुआलालंपुर में हुई है। कह रहे हाउएवर अचीविंग नेक्स्ट जेन स्कीम्स या नेक्स्ट जनरेशन स्कीम्स रिमेन्स अनअटेनेबल एज लॉन्ग एज सीवर सिस्टम कंटिन्यू टू ओवरफ्लो। कह रहा है दिक्कत ये है कि जो अचीव करेंगे अगर नेक्स्ट जनरेशन स्कीम्स को, बड़ी स्कीम्स को, जिसमें आप जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हों, ऐसी नेक्स्ट जनरेशन स्कीम्स को रिमेन जो वो बनी हुई हैं आज भी अनअटेनेबल, अनअचीवेबल। ऐसी स्कीम्स को हम भारत में ला ही नहीं सकते कुआलालंपुर से, सियोल से, शंघाई से। और क्यों? कह रहा जी एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज हमारे जो सीवर सिस्टम है वो कंटिन्यू करते हैं ओवरफ्लो होना। एंड इन सम प्लेसेस रिमेन एंटायरली एब्सेंट, और कुछ प्लेसेस में पूरे तरीके से वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं। सीवर सिस्टम मतलब जहाँ से शहर का ड्रेन या वेस्ट जो है निकाला जाता है, या जहाँ से बरसात का पानी जो है ड्रेन किया जाता है,
ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं आप इनको। जब तक ड्रेनेज सिस्टम हमारे ओवरफ्लो होते रहेंगे या कहीं होंगे ही नहीं, तब तक आप कुआलालंपुर शंघाई जैसा भारत में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि सीवर सिस्टम को मजबूत करें। अचीविंग की वर्ब है रिमेन्स, अचीविंग दी स्कीम्स रिमेन्स अनअटेनेबल। अचीविंग एक जीरंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेकर के आया है। सीवर सिस्टम्स की वर्ब है कंटिन्यू। चलिए, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, है ना, एज लॉन्ग एज। कह रहा है जी अर्बन रेजिलियंस comes from city planning that anticipates a city's future needs and then is dependably followed through by all government bodies। कह रहा है अर्बन रेजिलियंस जो है, शहरों का जो जुझारू बना है, बड़ी नेचुरल कैलेमिटी के बाद में भी उसको विदस्टैंड करने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी आती है, कम फ्रॉम होती है ऐसी सिटिंग प्लानिंग से जो एंटिसिपेट करे, पहले से ही एक्सपेक्ट करे, विजुलाइज करे सिटी की फ्यूचर नीड्स को। तो आज कुछ बना रहे हो सड़क वड़क, तो 20 साल बाद का सोच के बनाओ, इस सड़क पे 20 साल तक क्या होने वाला है। ये मत सोचो कि 6 महीने कितना ट्रैफिक रहेगा। ऐसे ही रेजिलियंस जो है सिटी की पैदा होती है। और कह रहा है ये चीज़ जो है ना, ये डिपेंडेबली फॉलो की जाती है हर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, हर सरकारी बॉडी के द्वारा। दूसरे देशों की बात कर रहा है, हमारी बात नहीं कर रहा। रेजिलियंस की वर्ब है कम्स, रेजिलियंस का मतलब है जुझारूपना, है ना, टफनेस। दैट की वर्ब है एंटिसिपेट्स, दैट आया सिटी प्लानिंग के लिए। और दैट की दूसरी वर्ब है इज फॉलोड, पैसिव वॉइस में। दिस सिटी प्लानिंग इज फॉलोड थ्रू ऑल गवर्नमेंट बॉडीज। कह रहे जी बट इन आवर कंट्री दिस सीम्स लाइक अ साइंस फिक्शन साई-फाई पिटिशन। कह रहे जी लेकिन हमारे देश में ये चीज़ एक साइंस फिक्शन वाली पिटिशन दिखाई देती है। आप पिटिशन तो लगा लो, लेकिन ये साइंस फिक्शन है। सारी गवर्नमेंट बॉडीज एक साथ मिल जाएं, सिटी की फ्यूचर नीड्स को डिसाइड करें, लोकल बॉडी, अर्बन बॉडी, है ना, ऐसा हो नहीं पाता। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं। दिस की वर्ब है, दिस की वर्ब है सेम। साइंस फिक्शन आप जानते ही हैं, है ना। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे जो हमने ऊपर मिस किया है। यहाँ पे इन्वर्जन क्यों हुआ, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले क्यों रखा गया, तो इसका रीज़न है ये नेगेटिव एडवर्ब्स। ये जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आएंगी, क्लोज की शुरुआत में, सेंटेंस में इन्वर्जन को क्रिएट करेंगी, ट्रिगर करेंगी। नेगेटिव एडवर्ब्स हैं ये सारी की सारी, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम। इसी में आपको नो वेयर मिलेगी, इसी में नेवर मिलेगी, या इसमें ओनली लेटर या नॉट ओनली भी आपको मिल सकती है। याद रखनी पड़ेंगी आपको ये 10-12 जो हैं नेगेटिव एडवर्ब्स। जैसे ही ये सेंटेंस की शुरू में आएंगी आपको इन्वर्जन सेंटेंस में कर देना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। अब करके दिखाता हूँ। इन नो वे आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद दिस पर्सन। किसी भी तरीके से मैं इस पर्सन के साथ में एसोसिएटेड नहीं होना चाहता। इन नो वे मतलब किसी भी तरीके से नहीं। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ना, आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद दिस पर्सन, ऐसा होता मान लीजिए, विद दिस पर्सन इन नो वे, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एसोसिएटेड होना चाहता हूँ इस आदमी से किसी भी तरीके से नहीं, इन नो वे। अगर ऐसा लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप इन नो वे को उठा करके ज़बरदस्ती आपने इससे पंगे लिए, इसको सेंटेंस के शुरू में लाए, तो फिर अब आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। ये नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आने के बाद में, सेंटेंस की शुरुआत में आने के बाद में इन्वर्जन को ट्रिगर करती है। तो यहाँ पे आई वॉन्ट की जगह आपको लिखना पड़ेगा डू आई वॉन्ट, ठीक है, डू आई वॉन्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके सेंटेंस से पहले, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। वैसे ही नो वेयर, अब मान लीजिए सेंटेंस ऐसा बनाओ, वी, एक सेकंड रुकना, वी हैव मेट नो वेयर सच रूड पीपल बिफोर। हम मिले हैं कहीं भी नहीं ऐसे रूड पीपल से आज से पहले। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, वी हैव मेट नो वेयर। लेकिन अगर आपको पंगे लेने हों, जैसे कुछ आर्टिकल के राइटर्स लेते हैं, जैसे आपके एग्जामिनर लेगा एसएससी बैंक वाला, और आपके नोवेयर नाम की नेगेटिव एडवर्ब को शुरू में लाने की कोशिश करेगा सेंटेंस की, तो फिर आपको भी सेंटेंस में चेंज लाना पड़ेगा। आपको ये हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये नोवेयर के बाद में रखनी पड़ेगी, सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, इतना समझ गए। चलो थर्ड वाला जो है ना, इसको खुद से सही करके दिखाओ। नेवर मेगा हैड बिन टू सच ए नाइस रेस्टोरेंट। मेगा जो है इतने सुंदर रेस्टोरेंट तक, इतने अच्छे रेस्टोरेंट तक कभी ना जा पाई थी। नेवर शी हैड बिन, है ना, वो कभी भी गई नहीं थी। हैड बिन मतलब नहीं गई थी। तो इसको अपने को सही करना है। नेवर को मैंने शुरू में लगा दिया है, करके देखो कमेंट सेक्शन में। चलो आज का क्विज जो है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो क्विज के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पे अच्छे वाले। चलिए फटाफट क्विज की तरफ ही बढ़ते हैं। आर्टिकल आपका पूरा हो चुका है।
फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट को आप इन्फर कर सकते हो इस पैसेज में जो है जुड़ी हुई इम्पैक्ट से रोबस्ट बिल्डिंग कोड का सिटीज़ में नेचुरल डिजास्टर के वक्त में। तो नेचुरल डिजास्टर जब आए, अर्थक्वेक या फ्लड आए, तो रोबस्ट बिल्डिंग कोड कितना महत्वपूर्ण होता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस बात को बताती है। कहने का मतलब ये है जी 4 में से 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं और एक स्टेटमेंट सही है। सही वाली को आपको चूज़ करना है। मीनिंग निकालो चारों ऑल्टरनेटिव्स का। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। सेकेंड में पूछ रहा है ऑथर क्या सजेस्ट करता है कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है नेक्स्ट जनरेशन स्कीम्स के लिए भारत में। क्या चीज़ होनी चाहिए नेक्स्ट जनरेशन स्कीम्स को लाने के लिए। ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा या ये लाना पड़ेगा। कोशिश करो आंसर निकालने की। बहुत सी सिंपल सा आंसर है इसका। फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। थर्ड में आपसे सिनोनिम पूछा है सस्टेनेंस वर्ड का, ऑफ कोर्स ये आपको आता ही होगा। चौथे में आपसे वन वर्ड पूछा है एबिलिटी टू बाउंस बैक को क्या बोलते हैं। पाँचवें छवें में 2 एरर्स हैं और वो एरर्स मैंने आपको ऊपर दोनों जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं उसी पे बेस्ड है। सही करोगे आप इन एरर्स को। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज मैंने लगा दिया है, एक तो इसको सही करना है और दूसरा आपको हो सकता है वेयर अबाउट वर्ड्स के आसपास कोई एरर मिले। सातवें में आपको नॉट लीस्ट या स्पेशली इस फ्रेज को यूज़ करके दिखाना है एक सेंटेंस में। सातों क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट कमेंट में रखे हुए हैं, जाके चेक करें, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करें। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन